अस्सलाम वालेकुम। मॉक की डिस्कशन करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके स्टेटिस्टिक आपके साथ ग्रुप में शेयर करूंगा, उसके रिज़ल्ट बेहतर था, लेकिन मेरा ख़्याल है थोड़ी सी मज़ीद जो है वो मेहनत की ज़रूरत है। हाँ, और जो रिज़ल्ट है मैं इससे काफ़ी मुतमईन हूँ, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, लेकिन ये इससे बेहतर हो सकता था, इससे भी ये बेहतर हो सकता था। स्टिल आपको वही कन्फ्यूज़न है जो क्लास में थी, और मैंने बताया था कि इसको चैलेंज नहीं करना। किसी भी MCQs को जब आप चैलेंज करते हैं तो फिर जो आप सोचते हैं और 100% वो गलत होता है, आपको भी पता है। तो मैं यही कहूँगा, क्योंकि आप कहते हैं कि सर नहीं ऐसे हमने इधर पढ़ा था तो ऐसे भी इधर भी ऐसे होना चाहिए। देखिए, हर चैप्टर के लिए मैंने आपको असूल बताए थे, हर चैप्टर के असूल हैं। हो सकता है एक पॉइंट चैप्टर 2 में एक तरह से एक्सप्लेन हो रहा हो, वही पॉइंट चैप्टर 3 में दूसरे एंगल से एक्सप्लेन हो रहा है, और फिर आगे जब चलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, लेकिन थोड़ी सी वेरिएशन के साथ। आपकी चूँकि आदत है आप चैप्टर 2 के कॉन्सेप्ट चैप्टर 3 के कॉन्सेप्ट ही लेके चलते हैं। नहीं सर मैं तो उधर से लिंक करूँगा, जब लिंक चीज़ें करते हैं तो फिर वहाँ पर काम ख़राब हो जाता है। तो बस ये नहीं करना। ये इसके लिए समझे कि प्री रिक्विजिट है कि जब आपने तैयारी करनी है तो आपने हर एक टॉपिक को इंडिविजुअल और सेपरेट टॉपिक, इसको बिल्कुल लिंक नहीं करना किसी दूसरे टॉपिक के साथ। जितना आप इसको प्लॉजिबल रखेंगे मसला हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट को जैसे आपने सीखा है वैसे इसको लेके चलें, हर एक क्वेश्चन आपके लिए आसान है। इसका अगर मैं डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूं तो एग्ज़ाम से 200% डिफ़िकल्ट था, ये 200% डिफ़िकल्ट। और अगर मैं आपको एग्ज़ाम के MCQs दिखाऊं जो मैं आपको क्लास में दिखा चुका हूं, आप कहेंगे सर वो ये तो बच्चों के MCQs है, कोई अच्छे से MCQs देना हमें। तो ये मैंने अच्छे से MCQs आपके लेवल की तैयारी के दिए। चले जी चलते हैं डिस्कशन की तरफ। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ आपके साथ शेयर करूं, जो बच्चे इसमें फ़ेल हैं, अनफॉर्चुनेटली जो फ़ेल हो गए, देखिए इसमें ना तो मेरा कसूर है और ना ही ऐसे है कि आपकी तैयारी नहीं है, बल्कि मेरा ख्याल है शायद इसको आपने सीरियस ही नहीं लिया। इस मॉक को अगर इसको आपने सीरियस नहीं लिया तो कब सीरियस होंगे फिर एग्ज़ाम के बाद? तो अब हो जाए सीरियस। अब अगर एक हफ़्ता भी रह गया है तो आपकी तैयारी ऐसी है कि आप कर सकते हैं। देखिए, मेरा रोज़ाना आके आपसे चैप्टर सुनना, इसका मकसद यही था कि जब आखिरी दिनों में आपसे पूछूं भाई चैप्टर 2 में क्या है, क्या आप मुझे नहीं सुना सकते? क्या चैप्टर 5 मैंने आपके ऊपर क्यों इतना इन्वेस्ट किया? वो सिर्फ आज के दिन के लिए किया था कि अगर आज मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ चैप्टर 10 में क्या लिखा हुआ है, तो आपको ज़बानी या तो आपको सोचना ना पड़े कि सर इसमें कौन कौन से पॉइंट्स थे, या एक MCQs आपके सामने आए। जैसे आप देखेंगे कोई MCQs आपके सामने आ गया, इसकी स्टेटमेंट पढ़ के सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप नहीं पहुंच सकते कि ये कौन सा चैप्टर है। चैप्टर पे पहुंच गए, अब चैप्टर में मैंने आपको सारी चीज़ें नहीं याद करवाई, मैंने आपको सारी चीज़ें नहीं करवाई, और मैंने कहा भी था नहीं करवाऊंगा आपको एक एक चीज़ याद, मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी हेडिंग याद करवाऊंगा। और आप बताएं कि ये MCQs जो है वो आपको डेफिनेशन में से नहीं लग रहा, और डेफिनेशन में भी मैंने मुख्तसर 2-2 3-3 चीज़ें याद करवाई थी। इसमें अगर मैं इसको रीड करूँगा ना मैं एज ए स्टूडेंट, तो देखें इसमें दो बातें हो रही है, एक अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन है और एक है एडम स्मिथ की डेफिनेशन, जिसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब मुझे पता है कि एडम स्मिथ क्या कहता है, एक वर्ड सिंगल वर्ड में मुझे इसको डिफाइन कोई कर सकता है, वेल्थ, और कुछ भी नहीं है। वो लंबी डेफिनेशन लंबी चौड़ी, और उसके बाद जो है उसके डिटर्मिनेंट सब कुछ छोड़ दें, फैक्टर्स भी छोड़ दें, ना करें याद, बस एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी थी और वो थी वेल्थ। और अगर मैं आपसे अल्फ्रेड मार्शल पूछूं, अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था सर हर एक चीज़ पैसा नहीं होता, सारी चीज़ें पैसों से नहीं आती, इंसानियत भी कोई चीज़ है। उसने वेल्थ को चेंज किया वेलबीइंग में, बस इतना सा MCQs था, उसने वेल्थ को शिफ्ट किया वेलबीइंग में। तो नीचे दिए गए विच की पॉइंट्स, अब की पॉइंट वो बताना है, की पॉइंट मैंने आपको बता दिया, वेल्थ नहीं वेलबीइंग। अब जिसमें वेलबीइंग आएगा वो इसके डेफिनेशन होगी। इकोनॉमिक्स एग्जामिन्स इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शंस कनेक्टेड विद वेलबीइंग, इसमें टर्म वेलबीइंग आ गई। अब देखते हैं किसी और में वेलबीइंग है कि नहीं। इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, और वेल्थ को जनरेट करना, सारा कुछ जो था वो किस में था,
वेल्थ की बातें तो सिर्फ ये कर रहा था, सर पैसा पैसा पैसा, दिन रात पैसा उठता है, पैसा सोता है, फिर भी पैसा। लेकिन इसने कहा सर इंसानियत, इंसानियत। तो आपको पता है बाकी दो फैक्टर प्रोडक्शन की वैसे भी हम बात नहीं करते। हाँ, स्कार्सिटी एंड रिसोर्सेज है, स्कार्सिटी और चॉइस, ये किस में था? लेनियल रोबन्स में। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन वेल बीइंग। आपने एक ही लफ्ज़ से जज कर लिया कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए। नेक्स्ट देखें, अच्छा इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने ऐड की है, आप एक एक एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं कि ये ऑप्शन करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है, और अगर इनकरेक्ट है तो देखिए अब आप घर बैठे हुए हैं, आपने अगर ये डिस्कशन नहीं सुनी ना तो ना सुने, अभी इधर से जो है इसको बंद करें और ये को खोलें, ये सोल्यूशन खोलें। आपको ये जो सोल्यूशन है आपके सामने, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मेरी सारी बातें जो है वो आपको इस सोल्यूशन में मिलेंगी। सुन सुन के अगर बोर हो चुके ना मुझे, तो फिर ये सोल्यूशन खोल लें, यही बोलेगा, यही बोलेगा, ये मेरी ज़बान है। एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं ये भी बात कर रहा है कनेक्टेड ऑफ वेल बीइंग, करेक्ट है। अल्फ्रेड मार्शल एम्फसाइज्ड द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस फोकसिंग ऑन वेल बीइंग रादर देन जस्ट वेल्थ। बाकी पढ़ें तो बाकी गलत है, इसमें सिर्फ वेल्थ की बात कर रहा है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और ये अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन है जिसमें स्कार्सिटी और चॉइस दोनों चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। Which of the following statement is an examples of normative science? सबसे पहले तो ये बताएं चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर 2 नॉर्मेटिव साइंस पूछ रहा है। नॉर्मेटिव साइंस किस में पढ़ा था हमने? हाँ, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स तो नहीं है, हमने तो 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ी हैं। एक को हमने नाम दिया था माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरे को हमने नाम दिया था मैक्रो इकोनॉमिक्स। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स तो ये नहीं है। हाँ, इकोनॉमिक्स साइंस है या आर्ट है, उसके बाद हमने कहा सर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स भी है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स भी है। ये चैप्टर 1 का टॉपिक, और कहाँ से उठाया है? पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस, नॉर्मेटिव साइंस सबसे पहले तो पॉजिटिव साइंस बताएं, छोड़े नॉर्मेटिव साइंस को। जो किसको? रियलिटीज को, जो फैक्चुअल स्टेटमेंट देती है वो होती है पॉजिटिव साइंस। और नॉर्मेटिव साइंस सर नॉट ओनली फैक्ट उसने बताने बल्कि आल्सो सजेस्ट सोल्यूशन। उसने एक तो मसला बता दिया और साथ ही उसका सोल्यूशन बता दिया, जबकि पॉजिटिव साइंस हमें सिर्फ मसला बताती है कि सर ये मसला है, सर अनएम्प्लॉयमेंट एक मसला है, सर पॉवर्टी एक मसला है, सर जीडीपी डेफिसिट में होना ये एक मसला है, सर इसको हल कैसे करें ये कौन बताएगा? ये नॉर्मेटिव साइंस बताते हैं। अब देखते हैं नॉर्मेटिव। अच्छा, फिर मेरी बात वही है, मैंने नॉर्मेटिव साइंस एक वर्ड में एक्सप्लेन किया। मैंने पॉजिटिव साइंस को एक वर्ड में किया था सर इसमें सिर्फ सॉल्यूशन है। नॉर्मेटिव साइंस में क्या था? सॉरी, पॉजिटिव साइंस में मैंने कहा था ये प्रॉब्लम है, नॉर्मेटिव साइंस में क्या था? ये उसका सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन में क्या आना चाहिए? एक टर्म शुड बी। शाबाश, बिल्कुल ठीक है, शुड बी। अब देखते हैं किसमें शुड बी आ रहा है। एग्जाम में भी आपने देखना है कि कहीं पे शुड भी आ गया, आंखें बंद करें, बाकी ऑप्शन पढ़े ही ना, छोड़ दें बाकी ऑप्शन। और ब्रेन कंट्रोल्स और बॉडी, बिल्कुल ठीक, फैक्चुअल स्टेटमेंट है, फैक्चुअल स्टेटमेंट है। अर्थ इज राउंड, ये भी फैक्ट है। यानी आप पाकिस्तान में हैं और ब्रेन कंट्रोल्स और बॉडी, बिल्कुल एग्री करेंगे। आप अमेरिका बैठे हुए फिर भी एग्री करें, इंडिया बैठे हुए फिर भी एग्री करेंगे, दुनिया के किसी कोने में बैठे हुए आप एग्री करेंगे। और ये भी हर कोई एग्री करता है, दुनिया गोल है। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस पॉवर्टी एंड इफेक्ट्स लिविंग स्टैंडर्ड। भाई अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास जॉब नहीं है। जब लोगों के पास जॉब नहीं है तो वो पैसा नहीं कमाएंगे, लोगों की इनकम नहीं होगी। जब इनकम नहीं होगी तो गरीब होंगे, और जब गरीब होंगे तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड इफेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल होगा, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इफेक्ट हो जाएगा। तो ये तीनों जो मसले हैं, क्या ये तीनों मसलों को आप कराची में बैठ के कुछ और कहेंगे, लाहौर में कहेंगे सर हमें कोई मसला नहीं, सर अनएम्प्लॉयमेंट हमें तो कोई मसला नहीं। आप दुनिया के किसी कोने में भी हो, ये तीनों आपके लिए मसले हैं, या तीनों स्टेटमेंट जो हैं इसके साथ आप एग्री करते हैं। ये देखें, सोशल अनरेस्ट क्रिएट पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज फॉर द स्टेट। एक मसला सामने आया, मसला अगर यहां तक है तो बचाए कौन सी साइंस है? ये कौन सा है? अगर मसला सिर्फ यहां तक है तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। आप भी एग्री करते हैं, मैं भी एग्री करता हूं, हर बंदा इसके साथ एग्री करता है। लेकिन उसने साथ ये कहा सो इट शुड बी मैनेज्ड।
कैसे मैनेज करना था, वो थोड़ा सा ये लेंथी हो जाती स्टेटमेंट। आपको पता है कैसे हम इसको मैनेज करते हैं, सोशल अनरेस्ट है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव, भाई जो मसला है आप ऐसा करें, मुल्क में इंतखाबात होने चाहिए दोबारा, एक अच्छी पार्टी आनी चाहिए। डिस्कशन को आगे नहीं बढ़ाऊंगा मैं कि किस किसको आना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क में होनी चाहिए। सो इट शुड बी मैनेज का मतलब ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। नेक्स्ट अगला, ये एक्सप्लेनेशन है, ये क्यों करेक्ट है, ये क्यों इनकरेक्ट है, इधर से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चैप्टर कौन सा है भाई? ये तो सर लग रहा है कि चैप्टर नंबर 5 या 6 लग रहा है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है। 5 लग रहा है ना? बिल्कुल गलत लग रहा है। ये क्या लिखा हुआ है भाई? अभी तो आप मैं पिछले एमसीक्यूज में बताया, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 में क्लासीफाई किए हमने, वहां से तो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू होती बकायदा। चैप्टर 1 हमें सिखाता है। Which branch of economics would most likely analyze the effect of new tax policy on national income? ये आपको पता है, ये मुझे पता है कि ये इसमें कोई भी गलत नहीं होगा कि सर मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये किसी का भी गलत नहीं होगा। अगर किसी का गलत हुआ है तो चलो एक्सप्लेनेशन इसकी देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एजेंट्स। आपको पता है जब हमने पहले दिन पहली क्लास थी हमारी, सबसे पहली क्लास, उसमें मैंने इसको क्लासिफाई किया था छोटे लोगों की इकोनॉमिक्स और बड़े लोगों की इकोनॉमिक्स। इसका मतलब छोटे लोग छोटी बातें, बड़े लोग बड़ी बातें। छोटे लोग हैं सिर्फ एजेंट्स, छोटी छोटी बातें करेंगे, इसलिए हमने इसको माइक्रो कहा था। और जब बड़े लोग होंगे जो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़ी बड़ी बातें ऐसी होंगी कि ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी के वो डिस्कस कर रहे होंगे। और जब आपने देखा कि कोई पूरी की पूरी इकोनॉमी को डिस्कस कर रहा है, आप उससे कहते हो ये तो बड़े लोग हैं, ये तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इसी को हमने कहा था मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, बाकी नॉर्मेटिव और पॉजिटिव आपको पता है कि ये कोई ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। द गवर्नमेंट डिसाइड टू एलोकेट मोर फंड्स टू हेल्थ केयर सर्विसेज एट द एक्सपेंस ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम। यहां तक एक स्टेटमेंट थी, सवाल आगे है, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द गवर्नमेंट इन दिस डिसीजन। आपने सबसे पहले अंडरलाइन किया होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। चैप्टर पे पहुंचे, चैप्टर नंबर 1, टॉपिक नंबर, लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन सा? नहीं याद, चैप्टर नहीं किया याद, यही मसला है, नहीं किया। पूरा याद किया होता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव सारे, पहला पेज, तो 50 रुपये भी मिलते और चैप्टर भी याद हो जाता। फायदे हैं कि नहीं? अब देखें, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो क्या कह रहे हैं, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है? एक चीज़ को गेन करने के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए, हाँ, कुछ खोना पड़ता है और एक चीज़ को खो रहे हैं। अब देखते हैं किस चीज़ को पा रहे हैं। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया टू एलोकेट मोर फंड्स टू हेल्थ केयर, ये पा रहे हैं, इसके ऊपर लिखे पा, एट द एक्सपेंस ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम, जा, ये चीज़ आ रही है और ये चीज़ जा रही है, यही है ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट यही है। देखते हैं किस ऑप्शन में ये डिस्कस हुआ है। द इमीडिएट कॉस्ट सेविंग फ्रॉम रिड्यूस्ड एजुकेशनल प्रोग्राम। क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि हम जो कॉस्ट हमने सेव किया, कॉस्ट सेविंग तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। द पोटेंशियल लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ केयर पॉपुलेशन, नहीं, इस तरह का भी हमने कोई नहीं पढ़ा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है किसी एक को छोड़ के दूसरी चीज़ को अडॉप्ट कर लेना या पा लेना। द अप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर दुड कैड हैव बीन फंडेड इंस्टेड। बताएं जी, कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? डेल्टा कैसे? डेल्टा में क्या लिखा हुआ है? एजुकेशनल एडवांसमेंट एंड फ्यूचर स्किल्ड वर्क फोर्स फॉर गॉन। ये जो चीज़ फॉर गॉन का मतलब छोड़ देना, ये हमने छोड़ दी। किसके लिए, किसको पाने के लिए? हेल्थ केयर सर्विसेज को पाने के लिए हमने इसको छोड़ दिया। एक चीज़ को पा लिया
और दूसरी चीज़ को हमने खो दिया। दिस ऑप्शन इज करेक्टली आइडेंटिफाइज द अपॉर्चुनिटी कॉज इज द बेनिफिट्स एजुकेशनल एडवांसमेंट एंड फ्यूचर स्किल वर्कफोर्स फॉरगॉन बाय एलोकेटिंग फंड्स टू हेल्थ केयर रिसोर्सेज। इसकी वर्डिंग मुश्किल लगी थी? नहीं, मेरा ख्याल है कि बाकी वैसे मुश्किल हैं लेकिन ये तो सबसे आसान है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हमने ये पढ़ा था कि एक चीज़ को छोड़ देना। अब अगर किसी चीज़ को पाने, ये कि डिसीजन ये है ना, डिसीजन क्या है, इसको पाना है। अब इसको पाने के लिए किसको खोना पड़ेगा, इसको, एजुकेशनल प्रोग्राम को। अब एजुकेशनल प्रोग्राम देखते हैं कहीं पे लिखा हुआ है एजुकेशनल एक ये है और एक इधर है एजुकेशनल प्रोग्राम, तो इसका मतलब ये दोनों रूल आउट। दे इमीडिएट कॉस्ट सेविंग। अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट कॉस्ट सेविंग नहीं करता, तो फिर एक ऑप्शन आखिर रह गई। अगर नहीं भी आ रहा था समझ तो ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे की है अल्फा लगाया है। ओए कॉस्ट सेविंग नहीं ना, ऊपर भी कॉस्ट देके नीचे भी कॉस्ट देके, चलो जी अल्फा, चलें अल्फा देख लेते हैं। दिस इज द फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस नॉट एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द बेनिफिट फॉर गॉन। आसान अल्फाज में इसने बता नहीं दिया। आगे चलें। जवाद इज एंटरप्रेन्योर हु हैज रिसेंटली स्टार्टेड अ टेक कंपनी, ही हैज a significant amount of money and is now looking to invest in it to expand his business. At what stage of capital formation is Jawad currently and what is his next step? देखिए इसने पता क्या कहा है, इसने कहा भाई मेरा छोटा भाई जो है वो इतने सालों से पैसे जोड़ रहा है, इतने सालों से पैसे जोड़ रहा है। अब उसने पैसे जोड़े, अब उसे क्या करना चाहिए, उसे करना क्या चाहिए? आपको पता है कैपिटल फॉर्मेशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, सेविंग करते हैं, उसके बाद मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। मोबिलाइजेशन क्या है, बैंक में ट्रांसफ़र करना, और वही पैसा फिर इन्वेस्ट होता है। इन्वेस्ट ऐसा ही है ना, तो बताएं करेक्ट ऑप्शन। ये आपको याद है ना ये साइकिल, सबसे पहले सेव करना, उसको मोबिलाइज करना, फिर इन्वेस्ट करना। सेव हो गए ना, पैसे सेव हो गए जी। जी बिल्कुल, चार्ली ऑप्शन सेलेक्ट किया। एट व्हाट स्टेज, ये अभी है इस करंटली, एंड व्हाट इज हिज नेक्स्ट स्टेप। उसने अच्छा ये नहीं बताया उसमें कि नहीं मोबिलाइजेशन नहीं होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट ही होनी चाहिए। अच्छा नहीं मोबिलाइजेशन पहले होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए ना। ये देखें ना, एंड इज नाउ लुकिंग टू इन्वेस्ट इट टू एक्सपेंड हिज बिजनेस, उसने लिखा भी हुआ है। अब इसको इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट होगी, और उसके बाद ही शुड नाउ क्रिएट सेविंग्स। इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं, मज़ीद क्लियर हो जाएगा। कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो इधर से भी हेल्प ले सकते हैं। ये जवाद है, ऑलरेडी सेव्ड अ सिग्निफिकेंट, इसको जवाद लिखना है हमने। The next step for him is to mobilize these saving, which means to use or invest the saved fund to expand his business. उसने क्रिएट किया, ये वैसे ये भी ठीक है, ये ऑप्शन भी ठीक है। सबसे पहले सेविंग है ना, उसके बाद फिर मोबिलाइजेशन है, इन्वेस्टमेंट तो लास्ट स्टेप है। नहीं अभी तो वो करंटली उसने सेव, करंटली जो है वो ये है, उसने पैसे सेव किए हैं, क्रिएशन ऑफ सेविंग, करंटली उसने पैसे सेव किए हैं। अब उसको मोबिलाइज करने चाहिए। मोबिलाइज का मतलब उसे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने चाहिए।
हम किस स्टेज पे ये खड़ा है, अब किधर खड़ा है, उसने पैसे अपने पास सेव किए हैं, सेविंग पे खड़ा है, उसे नेक्स्ट क्या करना चाहिए ना, नेक्स्ट स्टेप है मोबिलाइजेशन और लास्ट स्टेप है इन्वेस्टमेंट। तो मेरा ख्याल है ये ऑप्शन ए करेक्ट है, क्रिएशन ऑफ सेविंग, ही शुड नाउ मोबिलाइज हिज सेविंग, पहले क्रिएशन उसके बाद मोबिलाइजेशन। नहीं तो फिर हम हमारे पास जो है वो ऑप्शन है कि हम देख सकते हैं इसको, कहाँ से देखेंगे भला, कहाँ से देखेंगे जल्दी बताएं, एक्सप्लेनेशन से क्यों देखें हम, एक्सप्लेनेशन नहीं, हमारे पास तो नोट्स भी हैं, हम तो नोट्स से भी देख सकते हैं, मैं तो इधर से देखूंगा। चैप्टर नंबर कौन सा है, 2, शर्म करो, ये चैप्टर नंबर 1 है। दूसरी दफ़ा में याद होगा, दूसरी दफ़ा में याद होगा, नहीं दूसरी दफ़ा नहीं, पहली दफ़ा में ही करेंगे। आजा आजा भाई आजा, क्यों नहीं आ रहा, नहीं आप लोगों ने अल्फा लगाया हुआ है, नहीं वो फिर गलत हो गया होगा, वो फिर हमारी गलती है, लेकिन ऑप्शन ए करेक्ट है, मैं आपको दिखा रहा था लेकिन अभी चल नहीं रहा, पता नहीं क्या इशू है, खैर नो इशू, चलें आगे चलते हैं, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलें, आफ्टर रिसीविंग अ प्रमोशन एंड सिग्निफिकेंट इनकम इंक्रीजेस, प्रमोशंस आफ्टर रिसीविंग अ सिग्निफिकेंट प्रमोशन एंड सिग्निफिकेंट इनकम इंक्रीज, इनकम बढ़ रही है, शी हैज़ डिसाइडेड टू परचेज मोर ऑर्गेनिक फूड एंड फ्यूअर कैंड गुड्स दैट शी, एक ये एक ऑर्गेनिक है और एक नॉन ऑर्गेनिक है, आपको पता है। Which of the following best describe the type of goods Maria is now purchasing more of and those which is purchasing less of? सबसे पहले मुझे तो ये बताएं कि ये इनकम इसकी इंक्रीज हो रही है, इनकम का ताल्लुक कौन सी गुड्स के साथ होता है, और नहीं इंफीरियर गुड के साथ, शाबाश बिल्कुल ठीक, इनकम का ताल्लुक होता है नॉर्मल के साथ और इंफीरियर के साथ। इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ जाती है, इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर गुड की डिमांड कम हो जाती है। शी इज परचेजिंग मोर इंफीरियर गुड, नहीं, जब इनकम उसकी बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड तो वो कम कंज्यूम करेगी, परचेज करेगी। शी इज परचेजिंग मोर इंफीरियर गुड, गलत है, शी इज परचेजिंग मोर नॉर्मल गुड वाला देखना है हमने, शी इज परचेजिंग मोर नॉर्मल गुड। ये कैंड गुड्स जो है ये सुपीरियर गुड है, ये सुपीरियर है, ये नॉर्मल गुड है, वो ऑर्गेनिक फूड वो सुपीरियर में बनेगी, ऑर्गेनिक फूड वो सुपीरियर में बनेगी, ऑर्गेनिक फूड सुपीरियर में बनेगी क्योंकि उसकी डिमांड तब बढ़ेगी जब आपकी इनकम सिग्निफिकेंट इनकम। ठीक है, इसको हम एज्यूम करें, इसको हम क्या एज्यूम करें कि ये है सुपीरियर गुड और ये नॉर्मल गुड है, ठीक है, ये है सुपीरियर गुड और ये नॉर्मल गुड, इनकम बढ़ेगी तो सुपीरियर गुड की डिमांड बढ़ जाएगी, ज़्यादा, पहले से ज़्यादा, और दूसरे की डिमांड नॉर्मल गुड की डिमांड कम हो जाएगी। नॉर्मल गुड की डिमांड फिर क्यों कम होगी, जब वो लग्जरीज को परचेज करेंगे तो नॉर्मल तो इनकम, क्योंकि अब सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इनकम कहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, लग्जरीज पे, तो उसके पास इनकम कम हो जाएगी, जब इनकम कम होगी तो वो नॉर्मल गुड जितना वो पहले परचेज कर सकती थी अब नहीं कर सकती। अच्छा देखें, इसका एक एंगल ये भी है, अगर तो आपने इसको लिया नॉर्मल गुड और इसको लिया आपने इन्फीरियर गुड, तो फिर आपका ऑप्शन चेंज हो सकता है, फिर ऑप्शन क्या होगा, फिर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है कि परचेजिंग मोर नॉर्मल गुड्स, अगर आपने इसको नॉर्मल लिया और ये इन्फीरियर गुड्स, तो फिर, लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि ये क्या है, ऑर्गेनिक फूड, ये सुपीरियर गुड है, क्योंकि आपको पता है हर जगह पे ऑर्गेनिक फूड नहीं है, लाहौर जैसे शहर में रह रहे हैं आप, तहसन भाई ऑर्गेनिक फूड तो हाँ, ईद पे हम कहीं जाके गोश्त खा लेते हैं और हमें पता होता है कि आप गोश्त खा रहे हैं हलाल।
तो ऑप्शन सी है परचेजिंग मोर सुपीरियर गुड्स एंड फेवर नॉर्मल गुड्स। जज़ाकल्लाह। ऐसे ही सोचा था। चलें नेक्स्ट मैं आपसे पूछूंगा फिर आपने बताना है। देखें चैप्टर का तो पूछूंगा, जिस पे मैंने इतने पैसे लगाए हैं वो आपसे ना पूछूं, ये नहीं अपनी इन्वेस्टमेंट का ना पूछूं, अपनी इन्वेस्टमेंट ज़ाया तो नहीं होने दूंगा मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुड बी यूज टू एक्सप्लेन एन आउटवर्ड शिफ्ट इन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ये तो आपने करनी ना बताया चैप्टर 1 है, और टॉपिक कौन सा है? पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो दिए गए ऑप्शन में आउटवर्ड शिफ्ट आपने बताना है। आउटवर्ड शिफ्ट का मतलब पीपीएफ का बढ़ जाना, पीपीएफ का बाहर की तरफ शिफ्ट होना, पीपीएफ का बाहर की तरफ शिफ्ट होना, यह है पीपीएफ, यह है पीपीएफ, पीपीएफ है ना ये, और इसका आउटवर्ड शिफ्ट हो जाना, आउटवर्ड शिफ्ट ये है ना। ठीक है, देखते हैं। देयर इज एन इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी। अच्छा पहले तो ये बताएं ये आउटवर्ड शिफ्ट कब पॉसिबल है? जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या रिसोर्सेज बढ़ जाए। टेक्नोलॉजी क्या रिसोर्स है? क्या टेक्नोलॉजी एक रिसोर्स है? सर बिल्कुल रिसोर्स है। अगर एडवांस टेक्नोलॉजी होगी तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, यही तो हम चाहते थे। पॉपुलेशन ऑफ कंट्री इंक्रीजेज, जब लोग ज़्यादा होंगे तो मैंने आपको बताया था कि जब लोग ज़्यादा होंगे तो इकोनॉमी से लेबर ज़्यादा किस तरफ जाएगी? हाउस होल्ड से। ये हाउस होल्ड है ना, ये फर्म है, फर्म को लेबर कौन प्रोड्यूस करता है? प्रोवाइड करता है। हाउस होल्ड प्रोवाइड लेबर टू फर्म। अगर ये लोग ज़्यादा हो जाएं तो मोर लेबर विल बी प्रोवाइडेड टू फर्म, और जब लेबर ज़्यादा तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा। लेबर भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। तो लेबर ज़्यादा तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा तो पीपीसी विल शिफ्ट आउटवर्ड। न्यू नेचुरल रिसोर्सेज आर डिस्कवर्ड अंडर द ओशन। इसकी ज़रूरत नहीं थी, बस न्यू नेचुरल रिसोर्सेज आर डिस्कवर्ड। न्यू नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्कवर होना भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का बढ़ जाना है, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस तो पीपीएफ विल शिफ्ट आउटवर्ड। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज आर ऑल ऑफ द अबव। हमने भी ऐसे ही सोचा था, गलत कर दिया गया हमारा। गलत कर दिया गया तो इसको ठीक करें, आप इसको ठीक करें। विच इज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस। यही तो मकसद था मेरा डिस्कशन का, कि अगर आपकी कोई गलती है वो आइडेंटिफाई हो जाए, और मेरी कोई गलती है वो मैं आप पे डाल दूँ कि ये भी आप गलत है। क्वेश्चन नंबर 8। ये तो चीटिंग है। मैंने पहले बताया था कि मेरी क्लास है, मैं अपनी मर्जी से चलाऊंगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन। कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्शन की बात कर रहा है। अंडरलाइन करके आपने इसके ऊपर सप्लाई लिखा हुआ है, शाबाश। ऑन द सप्लाई ऑफ द मेन गुड। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन। किसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है? कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन की। कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो मेन गुड की सप्लाई इंक्रीज कैसे होगी? डिक्रीज नहीं होगी। नहीं सर, हमें तो वो कौमी तराना याद है। हमें तो वो कौन सा कौमी तराना था? यस, कौमी तराना याद नहीं है? लेदर और चमड़ा याद है। अच्छा, वो कौमी तराना कॉम्प्लीमेंट और सब्स्टिट्यूट के लिए था। ठीक है, ठीक है। लेदर और चमड़ा, लेदर एक ही बात है, बीफ और लेदर। ठीक है, तो बताएं करेक्ट ऑप्शन बीटा। ठीक है, डिस्कशन की ज़रूरत है मजीद? भाई जो घर में सुन रहे हैं, डिस्कशन की ज़रूरत है, ऊंचा बोलें। नो सर। जुनैद notices that the price of his favorite coffee has increased। एक लफ्ज़ ने बेड़ा नहीं कर गया, पता नहीं क्यों जो है वो आप परेशान हो गए। Junaid noticed that the price of coffee is increased based on the law of demand. What should we expect to happen to the quantity demanded? प्राइस इंक्रीज हो रही है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज तो क्वांटिटी डिमांडेड
डिक्रीज इनवर्स रिलेशनशिप है भाई, इनवर्स रिलेशनशिप है। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं सर यहाँ पे तो लिखा हुआ था फेवरेट कॉफ़ी, आपने भी कहा था और भी बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा था। देखें मैंने आपको मैसेज में भी शायद यही कहा होगा कि भाई इनइलास्टिक के डेफिनेशन सुनाएं। आपने कहा सर तो डिमांड इसकी इनइलास्टिक नहीं होगी, और जब डिमांड इसकी इनइलास्टिक होगी तो मैंने बताया था कि जब प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड कम नहीं होगी, या जब होगी तो बहुत स्मॉल अमाउंट में, ज़्यादा नहीं होगी, कम, लेस देन 1। बताएं जी क्या होगा? यस उधर भी यही ऑप्शन है। अब बताएं डिमांड डिक्रीज नहीं होगी। आप इनइलास्टिक है, आपने इनइलास्टिक को सोच के आगे लगाया है। विल डिक्रीज अब क्यों कह रहे हैं? विल स्टे द सेम का है ना सर, इसमें तो ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए, विल स्टे द सेम। क्या इसका मतलब ये है कि इनइलास्टिक में डिमांड चेंज नहीं होती? नो चेंज है ये नो चेंज है इसमें। इसकी डेफिनेशन गलत है अगर किसी ने ये डेफिनेशन किया, मैंने तो ऐसे नहीं पढ़ाया। मैंने तो बताया था कि इसमें चेंज आएगा। फॉर एग्जांपल प्राइस में 10% चेंज है, प्राइस में 10% चेंज है, तो इसमें 0% चेंज नहीं, लेस देन 10 करें, 5% करें ज्यूमिंग। अगर ये 5% है तो इसका मतलब ये कितना हो गया? 0.5 इज लेस देन 1। तो ये 0.5 चेंज तो है ना, 0.5% 0.5% का मतलब विल स्टे द सेम होता है? नहीं, तो फिर डिक्रीज, क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज। ठीक है, इधर भी आप देख सकते हैं। लोकल बेकरी एक्सपीरियंस अ सडन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फ्लोर। आटे की प्राइस बढ़ रही है, आटे की प्राइस बढ़ रही है, शाबाश बिल्कुल ठीक है। अच्छा इसमें ना वो क्या कह रहा है, ये की इंग्रेडिएंट है। अब की इंग्रेडिएंट को अंडरलाइन करके आपने लिखा होगा ये है रॉ मटेरियल, ये है इनपुट। इसका मतलब इनपुट की प्राइस इंक्रीज हो रही है। व्हेन प्राइस ऑफ इनपुट इंक्रीज, इसका मतलब कॉस्ट इंक्रीज। जब कॉस्ट बढ़ेगी तो सप्लाई, ये है मेन प्रोडक्ट। और ये फ्लोर मुझे बताएं कहाँ पे यूज होना है? ये रॉ मटेरियल कहाँ पे यूज होना है? ब्रेड में, ब्रेड को बनाने में यूज होता है ये रॉ मटेरियल। की प्राइस इंक्रीज तो इसकी भी प्राइस इंक्रीज होगी, कॉस्ट भी बढ़ रही है ना। जब इसकी प्राइस बढ़ेगी, तो जब इसकी प्राइस बढ़ेगी तो इसकी सप्लाई बढ़ नहीं जाएगी? हाँ सर, हमने डिटर्मिनेंट्स में पढ़ा था कि जब रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ती है तो चूंकि अब उनको रिजर्व प्राइस ज़्यादा रखना पड़ेगा। जब रिजर्व प्राइस ज़्यादा रखेंगे तो आपने वो चैप्टर 2 का कॉन्सेप्ट याद है ना, कि जब वो आवाज़ लगा रहा था टमाटर ले लो, टमाटर ले लो, लेने वाला कोई नहीं था। वो क्यों था ऐसे? क्योंकि चीज़ महंगी थी, और जब चीज़ महंगी होती तो लेने वाला कोई नहीं होता, और जब लेने वाला कोई नहीं होता तो फिर वो एक ऐसा सर्कुलर फ्लो पढ़ा था हमने, वो इस तरह का फ्लो पढ़ा था। कभी सप्लाई कम, कभी सप्लाई ज़्यादा, इस तरह करके फिर वापस आ जाते हैं। इसको क्या नाम दिया था? कॉपरेटिव थ्योरी। और कॉपरेटिव थ्योरी में हमने पढ़ा ये था कि जब लोग डिमांड नहीं करेंगे ना तो फिर सप्लाई ऑटोमेटिकली वो रिड्यूस कर देंगे, तो सप्लाई कम हो जाएगी। चलें एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा, ये आपके लिए है। हटेक कंपनी लॉन्चेस अ सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग कैंपेन for its new smartphones model। successful advertisement है, successful advertisement। what is most likely impact on demand curve for this smartphone? successful advertisement से डिमांड बढ़ जाएगी ना, और डिमांड का बढ़ जाना राइटवर्ड शिफ्ट एंड डिमांड कर्व। शिफ्ट पॉसिबल है इसमें। अगर यहाँ पे मैं मूवमेंट लिखूँ वो क्यों गलत होगा सर? हाँ, मूवमेंट तो प्राइस की वजह से होती है। Sarah plans to buy a new car next year, but she has that price will rise due to new tariff। टैक्सेस की वजह से अगले साल गाड़ियों की कीमतें बढ़ जाएंगी। क्या करें वो? करंट डिमांड इंक्रीज, चीज़ें महंगी या और महंगी कर दें?
फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है, प्रीएम्प्टिव परचेजेस, प्रीएम्प्टिव परचेजेस। ब्रैकेट में आपने लिखा होगा इसके साथ, नहीं लिखा हुआ, हमारे पास ये ऑप्शन नहीं था। घर जाके लिख लें। अब प्राइस ऑफ की कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन फॉर इलेक्ट्रिक कार्स, की कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन फॉर इलेक्ट्रिक कार। अच्छा देखें बच्चे क्यों कंफ्यूज हो गए इसमें, ये देखा उसने कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन, हाउ विल दिस इन्फ्लुएंस द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स। सप्लाई क्यों डिक्रीज होगी, सप्लाई क्यों डिक्रीज होगी, सच इज बैटरीज इंक्रीजेस, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट या प्राइस ऑफ बैटरी इंक्रीजेस, हाउ विल दिस इन्फ्लुएंस द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स। इनकी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। सप्लाई कम, यस सर। सप्लाई कम तो सप्लाई कम ही होगी। करेक्ट ऑप्शन किया है, इधर से देख के बताएं। डिक्रीज एंड हायर, यही तो बताया है। चार्ली, यस सर। ओके। क्या लिखा उसने, जब बैटरी की प्राइसेस बढ़ जाएगी इसका मतलब कॉस्ट ज़्यादा, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा तो सप्लाई कम। An economist observed that the demand for a product increased even though its price went up. Which of the following could explain this observation? Price increase, production भी increase, price increase, demand भी increase, price increase, demand increase. ये तो मशहूर एग्जांपल है गिफन गुड की। ओके, इससे सस्ता एमसीक्यूज तो ये है, इफ द, ये पहले ये बताएं कौन सा चैप्टर है, आगे मैं नहीं जा रहा, मुझे पहले ये बताएं कौन सा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 2, इलास्टिसिटी वाला चैप्टर 2 नहीं है, चैप्टर 3 है, चैप्टर 3। इफ द परसेंटेज, मैं यही पूछूंगा, जो आपको नहीं आता मैं आपसे वो पूछूंगा। इफ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज ग्रेटर है देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज ये इसका मतलब यहाँ पे नीचे जो है वो है 40%, ऊपर सॉरी नीचे 10%, ये आएगा 4 विच इज ग्रेटर देन 1, और जो रिजल्ट ग्रेटर देन 1 हो, जो रिजल्ट ग्रेटर देन 1 हो वो, हाँ ग्रेटर देन 1, ये ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते थे। The price of product is Rs4 and the quantity supplied is 15. प्राइस 4 है तो क्वांटिटी सप्लाइड 15, प्राइस 8 है क्वांटिटी सप्लाइड 17। ओहो ये तो मसला नहीं हो गया, हमने तो पढ़ा था सर जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, सर जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, यहाँ पे तो डिमांड भी बढ़ रही है। डिमांड कहाँ लिखा हुआ है, मैं गलत पढ़ रहा हूँ, मुझे बता क्यों नहीं रहे आप। ये सर सप्लाई है, सर जो प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगा। प्राइस बढ़ रही है, प्राइस पहले थी 4 अब प्राइस हो गई 8, सप्लाई पहले थी 15 यूनिट्स अब सप्लाई हो गई 17 यूनिट्स। बताना क्या है, फाइंड क्या करना है। मुझे तो ऐसे समझ ना आवे, मैं तो ऐसे नहीं करूँगा, मैं तो ग्राफ नहीं बनाऊंगा यार, एक तावीज़ दी। अब क्यों भूल जाते हैं आप, ये देखो भूल गए ना आप, ये करना था हमने, ये करना था, ये बनाना था। ना वो वायरल हो गया जी। प्राइस और सप्लाई, पहले प्राइस थी 4 अब 8, पहले सप्लाई 17। ये भी एक तरीका है, आप कैलकुलेट कर सकते थे, कैलकुलेट कर कैसे, प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इस तरह का तो हमने कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पढ़ा हुआ है, सप्लाई का नहीं पढ़ा हुआ। उसका नेक्स्ट टॉपिक सप्लाई का था, लेकिन ये तो डिमांड में पड़ा था, यही आप अप्लाई करते तो ये भी हो जाना था, इसीलिए मैंने इसको ऐसे डिज़ाइन किया था। वैसे भी अगर आप देखें, वैसे भी अगर देखें, इसमें चेंज देखें कितने परसेंट है, प्राइस में 50% चेंज है, इसमें चेंज देखें कितना है, इसमें 100% चेंज तो नहीं है,
ये 100% है ना, ये 100% है, और ये चेंज कितना है, ये लेस देन 100 है, लेस देन 100, यानी इसका मतलब ऊपर जो चेंज है, ऊपर जो चेंज है वो क्या है, कितना है, नीचे 100% चेंज है, ऊपर चेंज लेस देन 100 है। अज्यूम करता हूँ मैं 15 से 17, ये 20%, 20% तो खैर नहीं है, ये 7% चेंज है, तो 7 डिवाइड बाई 10, ये ग्रेटर देन 1, क्या ये इक्वल्स टू 1 है, क्या ये 0 है, क्या ये इन्फिनिटी है, फिर क्या ये लेस देन 1, और जब लेस देन 1 हो तो हमने क्या पढ़ा था, ये सप्लाई इनइलास्टिक होगी, इनइलास्टिक, तो ऑप्शन चार्ली इज करेक्ट। अच्छा, ये भी फॉर्मूला है, अगर कभी ऐसा सवाल आए जो ऐसे ना हो, शॉर्टकट ना हो इस मेथड से, तो फिर आप कैलकुलेशन करनी पड़ जाए। ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने इसकी कैलकुलेशन सीखी थी चैप्टर नंबर 3 में। लर्निंग ऑब्जेक्टिव अब नहीं याद होगा सर, ये ना पूछें हमसे। क्वेश्चन नंबर 17, a company with existing sale of 5 lakh units per year is planning to increase the price of product from 200 to 250 per units. If the price elasticity of demand for that product is 1.5 using the point method, the sale of the firm after the price increase would be, शाबाश जल्दी से बताएं इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे ये। सर इसका 3,12,000 बनता है, हम वो पॉइंट मेथड से इसको कैलकुलेट करेंगे ना, फार्मूला लगा के, पॉइंट मेथड से फार्मूला लगाएंगे उसका, और ये 3,12,000 आता है। मुझे कैलकुलेट करवा सकते हैं, यस सर। मुझे दिखा सकते हैं, ये दिखाइए, डब्बा बनाए, ये वाला डब्बा बनेगा, हाँ इसी टाइप का कुछ, एक तरफ प्राइस एक तरफ नंबर ऑफ यूनिट्स। फिर इसमें चेंज कैलकुलेट करेंगे, यस सर, फिर उसकी परसेंटेज फाइंड करेंगे, और ये सारा कुछ तो आपको आता है, कंपैरिजन करेंगे। फिर क्यों करवा रहे हैं। सर ये आप अच्छे टीचर हैं, इसलिए आप एक्सप्लेन कर रहे हैं हमारे कंसेप्ट को। बहुत आगे जाएंगे आप, बहुत आगे जाएंगे, करते रहें इस तरह। इंशाल्लाह। जी प्राइस क्या है पहले, 200 200 टू 250, 5 लाख 5 एक्स करने को, इसको मैं एक्स कर दूं, नहीं बताया उसने, ठीक है। सपोज कर लेते हैं। पर हम सपोज नहीं करेंगे, हम सपोज नहीं करेंगे, हमें पता है कि हमने कैलकुलेट करना है, क्या करना है कैलकुलेट, हमने उसकी डी फाइंड करने हैं, चेंज हमारे पास फार्मूला है PAD इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इस फार्मूले से वो कैलकुलेट करें ज़रा, शाबाश, मोबाइल पे करें, मोबाइल पे ऐसे पॉइंट मेथड करना है, पॉइंट मेथड है, PAD गिवन है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन है ना, 1.5 इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड। शाबाश जल्दी से बताएं सर, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ऐसे नहीं, परसेंटेज इन डिमांड करेंगे तो ये बनेगा 5 लाख माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। डायरेक्ट आप चाहते हैं कि हम डायरेक्ट इसको कर दें, नहीं नहीं डायरेक्ट तो नहीं है, अच्छा 5 लाख माइनस एक्स माइनस एक्स, इनटू डिवाइडेड बाय 5 लाख, नहीं नहीं उसी के इनटू, अच्छा इसको डिवाइड करूं, इसको डिवाइड करूं, ये क्यों करवा रहे हैं, ये परसेंटेज परसेंटेज के लिए ये करवा रहे हैं, चलें ये इधर करवा दें ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, 5 लाख ये बड़ा मुश्किल करवा रहे हैं आप, 500 500 माइनस एक्स करेंगे तो इससे आएगा, तो इससे आएगा, डिवाइडेड बाय करें ना पहले, जब ये करना है कैलकुलेट, डिवाइडेड बाय डिवाइड बाय एडिशन क्वांटिटी 5 लाख, तो इसकी परसेंटेज परसेंटेज के लिए क्या रूँ 100, और दूसरे की आएगी 50 डिवाइडेड बाय बहुत मुश्किल हो जाएगा, जल्दी से वो कैलकुलेट करके बताएं, परसेंटेज चेंज इन, ये चेंज है 50 डिवाइड बाय 25%, 50 डिवाइड बाय 200 यस सर, माइनस 50, तो ये बनेगा माइनस 25%, माइनस 25%, यस सर,
इन दोनों को क्या करूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, करें ज़रा 1.5 इंटू 25%, इसका 25% ले लें। आप भी करें, शाबाश जल्दी करें। 0 पॉइंट, चलें छोड़ दें ये कैलकुलेशन अगर लंबी हो रही है तो मैं ये शेयर कर दूंगा 375 करेक्ट ऑप्शन है, आ रहा है 375। चले मैं ये शेयर कर दूंगा, देखते हैं हम यहाँ पे लिखा हुआ है। इलास्टिसिटी 1.5 है, दिस इम्प्लाइज 25% प्राइस इंक्रीज। ये आपने निकाल दिया, 25% प्राइस इंक्रीज है, 25% प्राइस इंक्रीज। और जो आप नहीं निकाल सके, रिजल्ट इन 37.5 डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये मैं आपको दिखा दूंगा फिर कि कैसे। नियरेस्ट वाला यही था, या एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा इसका, चलें देख लेंगे। मार्केट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज फ्रॉम 20 to 25 एंड इन रिस्पॉन्स द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज फ्रॉम ये द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजिंग द पॉइंट। यार मैं चाहता हूँ कोई एक कैलकुलेशन करवाऊँ कंप्लीट, ताकि ये हमारा डिवाइस हो जाए कॉन्सेप्ट। चलें बताएं प्राइस 20 to 25, प्राइस इंक्रीज हो रही है। प्राइस इंक्रीज होगी तो जनरल रूल है कि क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होनी चाहिए। क्वांटिटी डिमांडेड पहले है 2000, अब 1500। चेंज बताएं शाबाश। -5 और ये है +500। मेथड कौन सा यूज़ करना है, पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। चलें जी, पहले परसेंटेज चेंज इन डिमांड, पॉइंट मेथड है। पॉइंट मेथड है तो क्या करना है, पॉइंट मेथड है तो डिमांड कर रहे हैं पहले 500 डिवाइडेड बाय 500 डिवाइड बाय सर क्या कर रही है सर, ये तो आर्क मेथड में होना है सर, ये पॉइंट मेथड। ओके जगा रहा था मैं, सारे जाग जाए। 2000, ये गलती नहीं करनी आपने, ये इसलिए मैंने लिखा कि ये गलती ना कीजिएगा। इंटू 100, परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए इसको हमने एवरेज ऑफ न्यू और ओल्ड वैल्यू से क्यों डिवाइड नहीं किया, क्योंकि सर ये पॉइंट मेथड है और पॉइंट मेथड में सिर्फ ओल्ड वैल्यू हम लेते हैं जी। कितने परसेंट, 25%, प्लस या माइनस, प्लस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल्स टू -25%, -25%। अब क्या करना है, PAD इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना है, +25%, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस -25% इक्वल्स टू -1। लेकिन उसने पता क्या पूछा हुआ है, उसने पूछा हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। उसने पूछी हुई है, उसने साइन का नहीं पूछा हुआ, कि साइन का नहीं पूछा हुआ। और आपको पता है कि हम वैल्यू को यानी नंबर्स को अलग इंटरप्रेट करते हैं, साइन को अलग इंटरप्रेट करते हैं। साइन क्या बताता है, साइन क्या बताता है, हाँ अगर -1 है तो साइन जो है ये हमें बताता है कि नॉर्मल गुड है, यानी टाइप ऑफ गुड कौन सी है, ये हमें क्या बताता है सर के टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी कौन सी है। ठीक है, ये टाइप ऑफ गुड हमें बताता है, ये टाइप ऑफ इलास्टिसिटी बताता है। अगर ये 1 है तो मुझे बताएं ये कौन सी टाइप है, यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक, शाबाश बिल्कुल ठीक। आगे चलें, नंबर बढ़ा दीजिएगा। इफ द प्राइस, क्यों ये गलत है इसका ऑप्शन, 1.5 लगाएगा। ओहो। इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट इज -1.5 एंड अ 10% फॉल इन इट्स प्राइस विल, -1.5 है
प्राइस इलास्टिसिटी। और हमने क्या किया, प्राइस को रिड्यूस किया कितने परसेंट से, 10% से रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, ये ऐसे होना था -1.5 इज इक्वल टू 10%, इसको मल्टीप्लाई करें 15 आ जाएगा, 15% और -15% इज इक्वल टू ये एक्स, आपको पता है ये एक्स क्या है, परसेंटेज चेंज इन डिमांडेड, और कितने परसेंट है वो 15%। 15% ये प्राइस क्या हो रही है, प्राइस फॉल, तो फिर इसमें इंक्रीज होना चाहिए। बताएं जी इंक्रीज है, इंक्रीज क्वांटिटी सोल्ड बाय 15%। तो चार्ली ऑप्शन करेक्ट है ना, इधर भी चार्ली करेक्ट है। यस सर। चलें नेक्स्ट 20, द शिफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व फॉर y टुगेदर विद द शिफ्ट टू द राइट ऑफ द सप्लाई कर्व फॉर y टेंड्स टू, ये मुश्किल था, नहीं मुश्किल नहीं था, आपने ग्राफ नहीं बनाया इसलिए गलत हो गया। ओहो, वो ये कह रहा है शिफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ डिमांड कर्व फॉर y, और विजुअलाइज करें y को क्या करना है, y की डिमांड को, डिमांड कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना है, यस सर, और सप्लाई कर्व को उसको राइटवर्ड शिफ्ट करना है। शिफ्ट करना, एक को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करें, दूसरे को राइटवर्ड शिफ्ट करवाएं, शाबाश। डिमांड कर्व को लेफ्टवर्ड और सप्लाई कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट करवाना है आपने, डिमांड कर्व को लेफ्टवर्ड, सप्लाई कर्व को, ये क्या कर रहे हैं सर जी, सर ये क्या करें ना सर, ये ऐसे तो ना करें, ऐसे तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। ऐसा तो नहीं ना, क्या करूं, डिमांड कर्व को राइट लेफ्टवर्ड, लेफ्टवर्ड राइटवर्ड है, ये लेफ्टवर्ड, अब नहीं करूंगा मैं गलती, अब मैंने मोक भी दे दिया, अब नहीं करूंगा गलती। अब क्या करना है, सप्लाई को राइटवर्ड शिफ्ट करूं, राइटवर्ड शिफ्ट ये है, यस सर, बताएं जी क्या हुआ, प्राइस लेवल कैसे डाउन हो गया सर, ये इनिशियल इक्विलिब्रियम है, नहीं ये नहीं नीचे वाला, ये वाला, ओके ऐसा तो ना करें ना, अभी आपने कहा मैं गलती नहीं करूँगा। ठीक है, ये है प्राइस इनिशियल P0 और ये P1, आपने भी तो इतनी गलतियां की है, ये Q0 Q1, प्राइस रिड्यूस और क्वांटिटी, नहीं ऐसा तो नहीं होगा ना, जब सेम लेफ्ट वर्ड होगी और सेम राइट वर्ड होगी तो वो, हाँ सर ये जो थोड़ा सा डिफरेंस है ना, ये सिर्फ हमने चूंकि फ्री हैंड से डायग्राम किया तो इसलिए है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे ये नहीं होना चाहिए था। ये भी शाबाश, आपने जो है वो मेरी गलती पकड़ ली है। 50 रुपये बनते हैं, अब बनते हैं 50 रुपये, बनते हैं 50 रुपये तो बनते ही हैं, 50 रुपये बनते हैं, 50 रुपये तो बनते हैं, शाबाश। सर जी भाई ने भी मेरे साथ दिया, भाई ने भी साथ दिया है। चलें भाई से अगला MCQ पूछेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मस्ट लाइकली लीड टू द ब्रेक डाउन ऑफ प्राइस फिक्सिंग एग्रीमेंट इन अ ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट। सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, कौन से चैप्टर में पढ़ा है फिर, मोनोपोली वाले चैप्टर में, चैप्टर 4 चैप्टर 4, शाबाश, चलो शुक्र है कोई चैप्टर तो याद है आपको, यार इसके बड़ा है सबसे, ये बड़ा चैप्टर है, ये सबसे आसान भी था ना, इसका 1 पेजर से तो मज़ीद आसान हो गया था। चलें बताएं, तो फॉलोइंग मोस्ट लाइकली ब्रेक डाउन ऑफ प्राइस फिक्सिंग, अच्छा सर, ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट है, फिक्सिंग प्राइस फिक्सिंग को ब्रेक डाउन करना है, ब्रेक डाउन ऑफ प्राइस फिक्सिंग एग्रीमेंट। 15 मिनट में इंशाल्लाह। शाबाश, जल्दी से बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट लाइकली लीड्स टू ब्रेक डाउन ऑफ प्राइस फिक्सिंग एग्रीमेंट। प्राइस फिक्सिंग एग्रीमेंट है, एक कार्टल है, इसको तोड़ना है, इसको कैसे तोड़ें, एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, क्लोज सब्स्टिट्यूट, इससे तो मजीद ये हाँ कार्टल मजबूत होगा। टाइट कंट्रोल और प्रोडक्शन, भाई अगर वही सिर्फ प्रोडक्शन पे कंट्रोल है उनका, वही कंट्रोल कर रहे हैं प्रोडक्ट को,
तो फिर वो अगर हम उनसे कहेंगे सर प्राइस को रिड्यूस करें, नहीं करेंगे, वो कहेंगे मैं प्रोड्यूस नहीं कर रहा, जाओ काम करो। कंज्यूमर ऑन प्रोडक्शन कोटा, कॉन्सेंसस ऑन प्रोडक्शन कोटास, ये भी नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल हो गया था लेकिन नहीं है। डिमांड इज हाईली इलास्टिक, अगर इलास्टिक डिमांड है ना, हाईली इलास्टिक, इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब यह है कि प्राइस को जब हम डिमांड नहीं करेंगे, जब चीज़ों की डिमांड नहीं करेंगे तो क्या होगा? प्राइस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी, या जैसे वो प्राइस इसको अप करेगा लोग डिमांड नहीं करेंगे। हाईली इलास्टिक का मतलब यह है ना, जब प्राइसेस ज़्यादा, इसमें यही होता है ना, प्राइसिंग फिक्सिंग में यही होता है ना कि प्राइस वो ज़्यादा रखते हैं, जब ज़्यादा प्राइस रखेंगे तो क्या होगा? डिमांड कम हो जाएगी, जब डिमांड कम होगी तो मुझे बताएं इनका जो ये कार्टेल बना हुआ है ये टूट नहीं जाएगा? तो हाईली इलास्टिक कैसे है? हाईली इलास्टिक ही आना चाहिए, हाईली इलास्टिक आना चाहिए, क्योंकि हाईली इलास्टिक के केस में अगर वो ज़्यादा प्राइसेस चार्ज करते हैं तो हम डिमांड नहीं करेंगे। इलास्टिक की मतलब डेफिनेशन के लिए आसान। हाँ, इलास्टिक के डेफिनेशन, सर इलास्टिक के डेफिनेशन ये कि जब वो प्राइस को इंक्रीज करेंगे, प्राइस को वो इंक्रीज करेंगे, प्राइस को वो 30% से इंक्रीज कर रहे हैं, 30% से इंक्रीज कर रहे हैं, तो मुझे बताएं सबसे पहले डिमांड कम होगी ज़्यादा होगी? डिमांड कम होगी। डिमांड जब कम होगी और हमने कहा हाईली इलास्टिक है, इसका मतलब यह है कि चेंज इसमें बहुत ज़्यादा आएगा, बहुत ज़्यादा, तो 80% कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 30% उसने अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ाई, उसके डिमांड 80% कम हो गई। फॉर एग्जांपल पहले जो है वो 100 रुपये इसकी कीमत थी और 100 लोग आ रहे थे, अब उसने कीमतें बढ़ा के 130 कर दी है, कीमत कितनी हो गई? 130। उसने प्राइस फिक्स की, ज़्यादा प्राइस फिक्स कर रहा है वो, ज़्यादा प्राइस फिक्स करने से डिमांड उसकी कितने % कम हो रही है? 80% को डिमांड को कम करें, उसका तो बेड़ा गर्क नहीं हो गया? बताएं जी। तो ये इसका जो कार्टेल था, जो एग्रीमेंट उन्होंने किया था, इसका तबाही फिर गई है। The growing popularity of electric vehicles has led to a significant rise in their sales. देखें पॉपुलैरिटी है, पॉपुलैरिटी की वजह से इसकी सेल्स, इसकी प्रोडक्शन बढ़ रही है। Consequently, manufacturers have ramped up production. This situation example of मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे? क्योंकि जब डिमांड बढ़ेगी तो वो डिमांड मीट करेंगे, सप्लाई बढ़ाएंगे, तो फिर जब सप्लाई और डिमांड मीट होगी तो फिर मार्केट इक्विलिब्रियम। जाएं कंज्यूमर सॉवरेंटी में देखें, कंज्यूमर सॉवरेंटी में यही लाइन लिखी हुई है, यही वाली लाइन लिखी हुई है, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ को इसको एक केस स्टडी की शक्ल दे दी, इसमें और कुछ नहीं लिखा हुआ, उसमें यही लिखा हुआ है कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं, इसकी प्रोडक्शन, इसकी इंक्रीज, सेल जो है वो बढ़ रही है। सेल्स कैसे बढ़ी है? लोग इसको पसंद कर रहे हैं, जब लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया तो इसकी प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी। कंज्यूमर सॉवरेंटी में अभी जाएं वहाँ पे ये लाइन देखें, पढ़ें। If in a scenario where the marginal product of labor is greater than the average product of labor, what happens to the average product? What happens to the average product? मार्जिनल प्रोडक्ट ज़्यादा है, मार्जिनल प्रोडक्ट ज़्यादा है किससे? एवरेज प्रोडक्ट से। तो एवरेज इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा क्या? टुवर्ड्स इंक्रीज होगा ना, इट इंक्रीजेस, इट इंक्रीजेस एवरेज प्रोडक्ट, क्योंकि एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर इंक्रीजेस, एडिशनल यूनिट ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट है ना, मार्जिनल का मतलब एडिशनल, जब एडिशनल यूनिट इंक्रीज तो एवरेज प्रोडक्ट भी इंक्रीज। ग्राफ से भी याद है, ग्राफ से याद है ना, बस ठीक है, इधर से भी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। ABC मैन्युफैक्चर कंपनी हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है डिस्पाइट कीपिंग इट आउटपुट कांस्टेंट, आउट कांस्टेंट है, प्रोडक्शन कांस्टेंट है लेकिन कॉस्ट बढ़ रही है। आफ्टर कंडक्टिंग एनालिसिस द मैनेजमेंट आइडेंटिफाइज दैट देयर फैक्ट्री वाज ओपनिंग इन द शॉर्ट रन, ऑपरेटिंग इन द शॉर्ट रन में कॉस्ट ज़्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द सिचुएशन? डिमिनिशिंग रिटर्न, हाँ, इनिशियली शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट भी है और कॉस्ट भी उसमें ज़्यादा है, जिसमें कॉस्ट ज़्यादा आउटपुट कम, तो ये डिमिनिशिंग रिटर्न का केस है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर कौन सा है? और यही तो है भाई, चैप्टर नंबर 4 है हमारा। कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑब्जर्व दैट हायर्ड मोर वर्कर्स विदाउट इंक्रीजिंग अदर इनपुट, द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ ईच वर्कर स्टार्टेड टू डिक्लाइन आफ्टर सर्टेन पॉइंट। एक लेवल पे आप पहुंचे हैं, उसके बाद फिर आप डिक्लाइनिंग फेज में चले गए हैं।
उसके बाद आप डिक्लाइनिंग फेज में जा रहे हैं। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है बाद में डिक्लाइन हो रही है। यस, डिक्रीजिंग और नेगेटिव। सबसे पहले तो ये बताएं शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट है लॉन्ग रन का? शॉर्ट रन क्यों? रिटर्न नहीं लिखा हुआ, रिटर्न से सबके साथ नहीं लिखा हुआ, फिर शॉर्ट तो लॉन्ग का क्या है? रिटर्न टू स्केल। शाबाश, ये शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट है। शॉर्ट रन में बताएं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी रिड्यूसेस जब है तो डिक्रीज या इंक्रीज? डिक्रीजिंग रिटर्न है, ठीक है। डिमिनिशिंग रिटर्न तो नहीं है? नहीं, इधर ऑप्शन नहीं है तो डिक्रीजिंग तो है। ओके, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कितना हो गया हमारा? 25 हो गए। एक एक चीज़ को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ज़्यादा डिटेल में। इसके बाद शॉर्ट है, इसके बाद आसान आ गए। मुझे नहीं लगता, मेरा ख्याल है इसके बाद तो मुश्किल आने चाहिए थे। अब आप वार्म अप हो गए, अब तो मुश्किल आने चाहिए। इन अ सिनेरियो अगला मैं पढ़ रहा हूँ, अल्लाह करे आ जाए जल्दी से, आ जाओ भाई। चलें सब मिलकर दुआ पढ़ें। मिलके इसके दुआ करें कि आ जाइए। तो हमसे नाराज हो गए। सर पॉज कीजिएगा। 26 इंक्रीज इन सिनेरियो। ये सिनेरियो है वेयर इंक्रीजिंग ऑल इनपुट्स बाय 17% रिजल्ट इन अ 12.5% इंक्रीज इन आउटपुट। इनपुट में कितना इंक्रीज है? 17%। आउटपुट में इंक्रीज कितना? 12%। ये इनएफिशिएंसी क्यों है भाई? ये इनएफिशिएंसी क्यों है? डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से। और मेरा भाई मुझे बताएंगे डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है? सर जब कॉस्ट ज़्यादा हो, लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट है जब लॉन्ग रन में कॉस्ट ज़्यादा हो। नेक्स्ट, ये एक्सप्लेनेशन है, आगे चलें। 27 इनइक्विलिब्रियम which condition ensure that the firm is maximizing profit? MC is equal to MR। MC is equal to MR। बस एक ही नहीं बनना चाहिए। जाए खोलें वो लर्निंग चैप्टर नंबर 4 लर्निंग ऑब्जेक्टिव। वो भी याद है, पर उसमें कंडीशन थी ना कि बिलो में कट करेगा तो हाँ वही है ना, वही पॉइंट है जिसमें प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। वो नॉर्मल प्रॉफिट का पॉइंट है और इसी को हम मैक्सिमम प्रॉफिट कहते हैं। ये करेक्ट ऑप्शन है। बी भी ठीक है, डी भी ठीक है। और मेरा ख्याल है आपके पेपर में ये ऑप्शन में वैसे नहीं था, डी वाला। नहीं, ऑप्शन में डी नहीं था या ई नहीं था? ये डी वाला नहीं था, ये ऑप्शन में नहीं था, फिर कौन सा ऑप्शन था? ये MC इक्वल टू MR और MR करेक्ट भी है। MC इज इक्वल टू MR, ये करेक्ट है। ये चारों सिनेरियो इसी के दिए हुए थे और ठीक है। ये इसमें कोई कन्फ्यूजन थी, मुझे बाद में बताया गया है कि इसमें कोई कन्फ्यूजन थी, लेकिन अगर ऐसा सिनेरियो आता है तो इसमें ऑप्शन बी भी करेक्ट है और ऑप्शन डी करेक्ट है, तो आपने ऑप्शन ई को सिलेक्ट करना था। अभी अगर आपने MC इज इक्वल टू MR किया तो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल दुरुस्त है। आगे नेक्स्ट चलें। ये इस एक्सप्लेनेशन पे देख लीजिएगा। अंडर परफेक्ट कंपटीशन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। परफेक्ट कंपटीशन का केस है। हाँ, तीनों इक्वल्स हैं। प्राइस इक्वल्स एवरेज रेवेन्यू विच इक्वल मार्जिनल रेवेन्यू। अच्छा, दे आर ऑल इक्वल क्यों नहीं है? हमने यही पूछते हैं कि क्यों नहीं है, दे आर ऑल इक्वल क्यों नहीं है? एक्सप्लेनेशन दिखाई जाए, इसकी एक्सप्लेनेशन दिखाई जाए। ये लिखा हुआ है दिस ऑप्शन इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट, ये भी ठीक है। लेकिन इसमें सारी चीज़ें स्पेसिफिक नहीं है। ऐसे वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें इसके अलावा कोई और चीज़ भी वहाँ पे आ सकती हो? प्राइस इक्वल टू MC इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू AC नहीं है, एवरेज कॉस्ट भी उसकी इक्वल हो जाए। क्या ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है? ये नहीं पॉसिबल क्या एवरेज कॉस्ट भी आ जाए वहाँ पे? इसको भी सही कंसीडर किया जाता है, इसको भी। इसलिए मैंने लिखा
ये मुझे भी यही लग रहा है कि स्पेसिफिक नहीं है। अब क्या क्या इसमें मसला क्या है? कोई इसमें मसला नहीं है। अगर आपने ये किया तो ये भी ठीक है, अगर आपने ऑप्शन बीटा किया हुआ है तो ये भी इक्वली ठीक है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। सब्सिडी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस, इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स, लेवी ऑफ विथ होल्डिंग टैक्स। Which of the above represent injection into the circular flow of income? Injection, subsidy on agriculture produce. गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, सब्सिडी है, ये सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, तो तो ये क्या है? ये तो आउटफ्लो है ना, नहीं इंजेक्शन, ये इंजेक्शन है सर। इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, ये आउटफ्लो है। ये कैसे आउटफ्लो है? इंपोर्ट क्योंकि हमारा जो मनी है वो बाहर जा रही है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, डॉलर हम खरीद रहे हैं, तो हमारा मनी आउटफ्लो हो रहा है। ये इंजेक्शन नहीं है, ये इंजेक्शन नहीं है, ये विड्रॉल है, पैसा बाहर जा रहा है। जब चीज़ बाहर से आएगी तो पैसे बाहर जाएंगे। एक्सपोर्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स, ये तो सबसे बड़ी इसकी एग्जांपल है। लेवी ऑफ विथ होल्डिंग टैक्स, उसमें हमने पढ़ा था विथ होल्डिंग टैक्स का। हाँ, विथ होल्डिंग टैक्स है टैक्सेस, गवर्नमेंट टैक्स। जब गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, मुझे बताएं, जब गवर्नमेंट हमसे पैसे लेगी तो क्या वही पैसा सर्कुलर फ्लो में सर्कुलेट होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। इसका मतलब ये विड्रॉल है। जब ये विड्रॉल है तो ऑप्शन ए एंड सी, तो ऑप्शन ए और सी देखते हैं, ए एंड सी, पॉइंट ए और पॉइंट सी, तो करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। नेक्स्ट एमसीक्यूज 30, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स, एस बी लिखा हुआ है, इंजेक्शन इनटू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इन्वेस्टमेंट बाय बिजनेसेस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, ऑल ऑफ द अबव। आसान तरीन एमसीक्यूज। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी कंसिस्ट ऑफ, इन दोनों में क्या फ़र्क है? नेट फॉरेन फैक्टर, इसमें सिर्फ नेट आना था, बाकी तो सारा ऊपर आ जाता है। जब आप जीडीपी से जीएनपी पे जाते हैं सबसे आखिरी, ये क्या है? ये, हाँ शाबाश, बिल्कुल ठीक है, वो लक्ष्मीकांत वाली एग्जांपल, नेट फॉरेन फैक्टर इनकम। आगे चले, टू ट्रांसफर जीडीपी फ्रॉम मार्केट प्राइसेस टू बेसिक प्राइसेस, इट इज नेसेसरी टू, मार्केट प्राइसेस से बेसिक प्राइसेस, बेसिक प्राइसेस का क्या मतलब है? टैक्सेस को निकाल लें और सब्सिडी को ऐड, सब्सिडी को ऐड बैक कर दें, ये सब्सिडी को इसमें से निकाल देते हैं, टैक्सेस को ऐड बैक करते हैं, नहीं टैक्सेस को निकालना है, टैक्सेस को निकालना है और सब्सिडी को ऐड करना है। नेक्स्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम जीएनपी बाय एनएनपी से, सॉरी जीएनपी से हम एनएनपी पे जा रहे हैं, जीएन पे सबसे आखिर में नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, डिप्रेशन को ऐड करते हैं? नहीं नहीं सर, डिप्रेशन को कभी हम ऐड करते नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस करते हैं, डिप्रेशन को ऐड करो। सर ये अगर यहाँ पे सिर्फ लिखा होता है इतना फिर करेक्ट होता है, लेकिन साथ में ऐड डिप्रिसिएशन, एडिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं, ये तो रिड्यूस करते हैं, ये तो हम डिडक्ट करते हैं। डिडक्टिंग डिप्रिसिएशन इज द करेक्ट ऑप्शन, आखिर में डिप्रिसिएशन को डिडक्ट करते हैं ना। नेक्स्ट, in a firm equilibrium which condition ensure that the firm is maximizing profit? 27 फिर से आ गया, yes, आगे नेक्स्ट चलें, ये रिपीट हो गया। 34, which of the following represent a withdrawal from the circular flow income? विड्रॉल है तो डेफिसिट और बैलेंस ऑफ पेमेंट, बस, बाकी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलें, ये आसान है, हमसे क्यों आ रहे हैं सारे? एंड तक आसान है। या रिसेशन फेज ऑफ द यूजुअल बिजनेस साइकिल कैन बी मोस्ट अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंटेड एज, रिसेशन फेज है, रिसेशन फेज, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई? एग्रीगेट डिमांड, डिमांड सर, बिजनेस साइकिल की बात कर रहा है, डाउनवर्ड शिफ्ट होगी, और एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? डाउनवर्ड शिफ्ट। और आउटवर्ड शिफ्ट में क्या फ़र्क है? आउटवर्ड का मतलब यह है कि ये एग्रीगेट डिमांड है, तो आउटवर्ड इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, लेकिन सर हम रिसेशन फेज में, रिसेशन फेज में एग्रीगेट डिमांड नीचे जाएगी। नेक्स्ट,
when the national income is in equilibrium, in increase in investment, national income equilibrium पे है, increase in investment causes the equilibrium to change, causes the equilibrium to change कैसे? इन्वेस्टमेंट की वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो न्यू इक्विलिब्रियम, हाँ, इट विल शिफ्ट टू न्यू इक्विलिब्रियम, विच चेंज ऑफ इक्विवेलेंट वैल्यूज वुड ब्रिंग नेशनल इनकम टू इट्स ओरिजिनल इक्विलिब्रियम लेवल। कैसे क्या करें? पहले जब हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ी है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी है तो राइटवर्ड शिफ्ट हुई है, और अब क्या रहे हैं जिससे एग्रीगेट डिमांड वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए? एक्सपोर्ट को इंक्रीज करें, इन एक्सपोर्ट को इंक्रीज करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड पहले इधर मजीद ये आगे ऊपर चला जाएगा। डिक्रीज इन गवर्नमेंट टैक्सेस अगर इंक्रीज, इसका मतलब ये एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा, टैक्सेस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ जाती है ना। इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड और ज़्यादा। डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, बिल्कुल किसी भी फैक्टर्स को, किसी भी कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड को अगर हम रिड्यूस करते हैं उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, कम होगी तो फिर वापस आ जाएगी। नेक्स्ट, यू आर अ फार्मर इन एंशिएंट सोसाइटी रिलाइंग ऑन द बार्टर सिस्टम। चैप्टर नंबर मनी वाला कौन सा था? 10 और 11, 10 या 11? 10, ठीक है। You need to exchange your wheat for some cloth. What is the primary challenge you might face? Finding a place to store. बार्टर सिस्टम है और आप क्या कपड़ों के लिए जगह ढूंढेंगे? Deciding how to transport the wheat. ये भी नहीं, ये भी कर सकते हैं, इजी है ये, हाँ somewhat easy है ये। Establishing the quality of your wheat. Finding someone who needs wheat and his cloth to trade. इसको हमने क्या नाम दिया था? प्राइमरी है, इसको नाम क्या दिया था? स्पेसिफिक नेम इसका होना चाहिए ना। शाबाश, जल्दी से बताएं, आगे नहीं जाएंगे जब तक आप ये नहीं बताएंगे। चले हम एक्सप्लेनेशन दिखा दें, एक्सप्लेनेशन दिखाई जाए। डबल कोइंसिडेंस ऑफ फॉन्ट्स, डबल कोइंसिडेंस ऑफ फॉन्ट्स, दोनों को वो चीज़ चाहिए। चलें नेक्स्ट आगे चलें, याद रखा करें ना ये चीज़ें। कारपेंटर नीड्स टू ट्रेड अ लार्ज टेबल फॉर सेवरल स्मॉलर आइटम्स लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट चाहिए मुझे, एक आम चाहिए, ऐसा करते हैं मैं उससे कहता हूँ यार एक लकड़ी उसमें से काट के दे दें, ऐसे नहीं पॉसिबल। व्हाट डिफिकल्टी, तो फिर क्या मसला आ रहा है आपको? इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है या डिविजिबिलिटी नहीं है? डिविजिबिलिटी है। कैसे है वो? फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को कैसे कंपेयर करेगा? कैसे कंपेयर करेगा? मेरा ख्याल है कि ये सबसे बड़ा हमारा मसला होता है। हाँ ये भी इशू है, ये भी एक मसला है, लेकिन मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ा मसला है। हाँ अगर ये आपने कहा ना सर आपको कैसे पता कि मुझे एक टांग चाहिए, एक टांग चाहिए या दो, यानी या तो मैं आपको फ्रूट दे दूं, मैं आपको फ्रूट इतना देता हूँ, आप कहते हैं सर मुझे 2 मन फ्रूट चाहिए, मैं कहता हूँ आप बदले में क्या दूं, आपने कहा सर 2 मन, इसका मतलब हाँ एक गोभी इसके बदले, तो ये ना डिविजिबिलिटी तो फिर भी ठीक है, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू हमने सबसे पहले ये डिटरमिन करना कि कौन सी चीज़ बदले में मुझे क्या कितनी मिलेगी। अब अगर बदले में इतनी चीज़ मुझे मिलेगी वो मुझे पता चल गया, फिर उसकी डिविजिबिलिटी उसके बाद आता है। तो ये करेक्ट है, ये नहीं कि ये करेक्ट नहीं है, लेकिन मोस्ट जो है वो अप्रोप्रिएट ऑप्शन ए है। आगे चलें। 39 इन अ बार्टर सिस्टम, बार्टर बेस्ड इकोनॉमी, टेलर वांट्स टू स्टोर वेल्थ फॉर फ्यूचर यूज। सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम क्या है? वो किस चीज़ को स्टोर कर रहा है? वेल्थ को स्टोर कर रहा है। टेलर वांट्स टू स्टोर वेल्थ फॉर फ्यूचर यूज। जी बताएं। Inability to find trading partners, perishability of store goods, इसकी एक्सप्लेनेशन दिखाई जाए। This is a challenge but not related to storing wealth. Goods like foods are perishable and cannot be stored long term. Next आगे अगला MCQs।
A nation decided to increase its money supply to stimulate short-term economic growth. According to monetarist economist, what is likely long-term outcome? मनी सप्लाई बढ़ाएंगे तो उनके मुताबिक इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म में तो कर सकते हैं, पॉसिबल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में, ऐसा पॉसिबल नहीं। लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। टेक कंपनी डेवलप्ड अ न्यू फाइनेंशियल ऐप दैट अलाउज यूजर्स टू मेक इंस्टेंट पेमेंट विदाउट होल्डिंग फिजिकल मनी। बैंक अकाउंट आपने खुलवा लिया है। व्हाट इज द लाइकली इफेक्ट ऑफ द मनी डिमांडेड कर्व? मनी डिमांडेड यानी आप अपने पास कैश नहीं रखेंगे, तो अपने पास नहीं रखेंगे, किधर जाके रखेंगे? बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे। नेक्स्ट अगला, लेफ्ट वर्ड होगा ना। यस, इमेजिन अ सिचुएशन वेयर देयर इज अ हाई अनसर्टेनिटी इन द इकोनॉमी। हाई अनसर्टेनिटी है, हाई अनसर्टेनिटी इकोनॉमी। केन्स कह रहा है विच मोटिवेट्स फॉर होल्डिंग मनी इज मोस्ट लाइकली टू डोमिनेट। हाई अनसर्टेनिटी है, अब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो प्रिकॉशनरी। प्रिकॉशनरी क्या है? एक्सप्लेनेशन में दिखाए, एक्सप्लेनेशन में भी दिखाएं। क्योंकि अनसर्टन है, इमरजेंसी के लिए लोग हर वक्त तैयार हैं कि कराची जैसा शहर है, किसी भी वक्त निकाल लो जो भी है आपके पास। पेस्टल नहीं, अब ये भी रखे ना तो लगता है कि जैसे। नेक्स्ट अगर दिखाया जाए, a continuous or persistent rise in the general price due to decrease in the value of currency is known as, करेंसी की वजह से इंक्रीज है जनरल प्राइस लेवल में ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी। मॉनेटरी इन्फ्लेशन, करेंसी डिप्रिशिएशन इन्फ्लेशन। करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है तो उसकी वजह से जनरल प्राइस लेवल बढ़ रहा है और हमारी इन्फ्लेशन बढ़ रही है। करेंसी डिप्रिसिएशन है। एक्सप्लेनेशन दिखाई जाए, import cost inflation, import cost push inflation. The type of inflation occur when the cost of imported goods increase due to devaluation of currency leading to a higher overall prices. आपको नहीं लगता जब चीज़ों की प्राइसेस यानी जब करेंसी हमारी डिवैल्यू होगी तो हमारे लिए वो चीज़ें कॉस्टली नहीं हो जाएगी? आपने ये टाइप कहाँ पे पढ़ी है? हम एमसीक्यूज दिखाएं, हम एमसीक्यूज दिखाएं। तो ये कहाँ से? करेंसी डिप्रेशन इन्फ्लेशन कहाँ से? मैं देता हूँ, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो वो उसका सेंस बनता है। करेंसी डिप्रिसिएशन इन्फ्लेशन, हाँ ये ठीक है। अगर ये ना होता तो कॉस्ट पुश ना होता तो फिर ठीक था। कॉन्सेप्ट आपका ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका, लेकिन आप सही नतीजे पे नहीं पहुंचे। सर यही हम लगाया हमने, यही अच्छा, पर हम ये कंफ्यूज है कि ये क्यों नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि करेंसी डिप्रिसिएशन इन्फ्लेशन कोई चीज़ नहीं है, ये है कुछ भी नहीं। करेंसी की वजह से हमारी जो चीज़ें हैं वो क्या होंगी? वो महंगी हो जाती हैं, फिर हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। अगला एमसीक्यूज दिखाया जाए। Sun is realizing the bond market and notes that the market interest rate has been higher than the average rate for several months. मार्केट रेट बढ़ गया है तो बॉन्ड की प्राइस कम होगी। Is she expect the interest rate to fall soon? What strategy should Sana adopt to maximize her return? लिखा भी हुआ था मैंने, मार्केट रेट की बात कर रहा है वो, कि मार्केट रेट के साथ क्या हो रहा है कि मार्केट रेट एक्सपेक्टेड टू फॉल सून। तो उसे अब खरीदना चाहिए और फ्यूचर में जाकर बेच लेना चाहिए। अब जाके खरीदें, बॉन्ड अब खरीदें, और जब उसकी वैल्यू कम हो जाएगी बाद में, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, मार्केट का रेट कम होगा तो बेच दें वो। क्यों? जब मार्केट का रेट कम होगा, तो क्या होगा? इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। नेक्स्ट दिखाया जाए अगला। ये मजे का था ना पिछला। John holds a portfolio that includes a significant amount of government bonds. The central bank announced an unexpected increase in the market interest rate. सेंट्रल बैंक में बाद में कहा कि इंटरेस्ट रेट मैंने बढ़ा देना है। What immediate impact will this announcement have on John's bond portfolio? उसके बॉन्ड की प्राइस कम हो जाएगी। हाँ, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। नेक्स्ट अगला 46। Companies issued a bond with a fixed interest rate of 50 per year. The market rate changed from 4 to 6.
What will be effect of price bond and what happens to the price of a bond when the market rate increases? ना करो ऐसे यार, करें ना, देखें ऐसे ही होता करें दिख बताएं. The price of bond would decrease. Explanation and why नहीं explanation हमें दिखा दी है. The new price of the bond is approximately ये and the price decreases when the market rate ये. हमें MCQ दिखाया जाए. है। MCQ दोबारा दिखाया जाए। इंटरेस्ट पेमेंट है ₹50 पर ईयर. देन मार्केट रेट चेंज फ्रॉम 4 to मार्केट बढ़ा है हाँ इंटरेस्ट रेट 50% है और मार्केट रेट 6%। अब क्या करेंगे 1/6 लिखेंगे 1/6%. तो बताएं कैलकुलेट करें 6% होगा ना तो उसकी वैल्यू यानी प्राइस कम हो जाएगी। प्राइस कम होनी चाहिए ना. यस सर। प्राइस कम होकर कितनी हो जाएगी पहले 1/4 है अब 1/6 है तो 1/4 के साथ करें फिर 1/6 के साथ करें दोनों में डिफरेंस लें और डिफरेंस लेके बताएं. छोड़ दें अगर टाइम नहीं है तो मैं इसका कैलकुलेशन शेयर कर दूंगा. डिसएग्री अगर करते हैं तो मैं इसका कैलकुलेशन शेयर कर देता हूँ. अब नेक्स्ट अगला वैसे हमारा करेक्ट क्यों हुआ था? आपने कौन सा लगाया था. चार्ली लगाया था हमारा करेक्ट है। नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए. अ कंट्री करंट अकाउंट शो अ सरप्लस डिस्पाइट हैविंग वर्सनिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड. टर्म ऑफ ट्रेड जो है वो वर्सन है लेकिन करंट अकाउंट क्या है सरप्लस. विच ऑफ द फॉलोइंग कुड एक्सप्लेन दिस सिचुएशन. एंड इंक्रीज इन रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड। कैसे क्योंकि अब टर्म ऑफ ट्रेड डेफिसिट वर्सन है मतलब एक्सपोर्ट हमारी कम है इंपोर्ट ज़्यादा है पर फिर भी हमारा सरप्लस में है तो हमारी इनकम जो है वो ज़्यादा आ रही है बाहर से। बिल्कुल शाबाश बिल्कुल ठीक है. यूनिलेटरल पेमेंट्स होगी. तो हमारा इधर गया हुआ है। इसको करेक्ट कर लें आप. द एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स ऑफ अ कंट्री इज 120 एंड द इम्पोर्ट प्राइस इंडेक्स इज 80. व्हाट इज द टर्म ऑफ ट्रेड इंडेक्स एंड इज इट कंसीडर्ड इम्प्रूविंग और वर्सनिंग. इम्प्रूविंग 150 यस सर। 150 क्लियर. क्लियर है। इम्प्रूविंग है ना ठीक है. नेक्स्ट इफ अ कंट्री टर्म ऑफ ट्रेड वर्सन बट द बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्प्रूव्स. नहीं चेंज है. टर्म ऑफ ट्रेड वर्सन है बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्प्रूव. बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट उसका रिकॉर्ड्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। इम्पोर्ट्स ऑफ व्हाट बैलेंस ऑफ पेमेंट गुड्स एंड सर्विसेज का हो ना गुड्स एंड सर्विसेज. और टर्म ऑफ ट्रेड वर्सन है वर्सन का मतलब इंपोर्ट ज़्यादा है। प्राइसेस प्राइस ऑफ इम्पोर्ट. प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट कम है प्राइस ऑफ इम्पोर्ट ज़्यादा है. इम्पोर्ट प्राइसेस सॉरी एक्सपोर्ट प्राइसेस इंक्रीज सिग्निफिकेंटली. एक्सपोर्ट प्राइसेस इंक्रीज सिग्निफिकेंटली का मतलब तो ये नहीं ना हुआ वर्सन है तो फिर तो उसकी प्राइसेस कम ही है प्राइसेस इंक्रीज होगी ना फिर। इम्पोर्ट प्राइसेस इंक्रीज लेकिन उसने लिखा इम्पोर्ट प्राइसेस डिक्रीज. ये नहीं होना चाहिए. द कंट्री रिसीव लार्ज यूनिलेटरल ट्रांसफर. हाँ ठीक है यही सही है। नहीं गलत है ये. क्यों गलत? देखें द क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स इंक्रीज सिग्निफिकेंटली. ओ भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रहा है. बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्प्रूव्स. बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्प्रूव्स कैसे क्वांटिटी ऑफ गुड्स की बात यहाँ पे नहीं करोगे. एक्सपोर्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट गुड को डील नहीं करता. इसमें क्या आता है सिर्फ प्राइस और प्राइस ही कहीं पे वो बात ही नहीं कर रहा. जिधर उसने प्राइस की बात लिखी है वो गलत है. नेक्स्ट आगे चले. खत्म 49 दिखाइएगा 50. नहीं इधर चेंज है वो सिनेरियो मतलब हमें हमारे पास कोई तरतीब नहीं है ना वो वाला। अच्छा तरतीब नहीं है ठीक है फिर वो आप खुद ही कर लीजिएगा. उसमें कोई कन्फ्यूजन हुई तो वो हम बाद में देख लेंगे. ठीक है चले. नहीं ये 50 नहीं चला था वो